नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। एसएससी जीडी 2021 का जो पेपर है 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और उस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम परीक्षा विशेषांक टॉप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपका एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और एसएससी जीडी 2021 टाइप करके आप वहां पर देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का रूट किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्णरेखा। आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो है कितने पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो भारत का रूट किस नदी बेसिन को कहा जाता है? आप खुद से भी रिवीजन के तौर पे इन प्रश्नों को लगाइए और देखिए क्या इन प्रश्नों का उत्तर पहले से जानते हैं या नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दामोदर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, भारत का रूट जो कहा जाता है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम आगे देखते हैं। देखिए, दामोदर नदी बेसिन जो है कोयले की उपलब्धता के कारण भारत का रूट कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ी से 610 मीटर की ऊंचाई से निकलकर लगभग 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदी है। साथ ही साथ उसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर 240 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है, इसी को आप याद रखिएगा। 290 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है नदी की वो झारखंड में है और 240 किलोमीटर जो है ये बंगाल में है और उसके बाद ये हुगली नदी में मिल जाती है। पहले दामोदर नदी अपने बाढ़ के लिए कुख्यात थी, यानी कि काफी बदनाम थी, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है और यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? ऑप्शन आपके हैं गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र। आपको बताना है कि उकाई बांध किस राज्य में है और ये उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये भी आपको यहां से पता चलता है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए गुजरात। ठीक है, उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है। उकाई परियोजना जो है भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है और यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। और अगर गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी बांध की बात की जाए तो उकाई बांध है जो कि ताप्ती नदी पे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। खाली स्थान है, मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। तो हम लोगों ने पार्ट 3 के अंतर्गत डिस्कस किया था कि रबी फसल और खरीफ फसल क्या होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है पतझड़, सर्दी, गर्मी, मानसून अथवा वर्षा। कौन सा मौसम में रबी फसल की खेती की जाती है आपसे पूछा गया। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सर्दी। ठीक है, इसके बारे में तथ्य देख लीजिए। भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी और बसंत ऋतु में होती है उन्हें रबी की फसल कहते हैं। इनकी खेती नवंबर से अप्रैल के बीच की जाती है और इस मौसम के दौरान फसलों को सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया पार्ट 3 के अंतर्गत कि गेहूं, जौ, मकई, बाजरा, सौंफ, राई, मेथी, जीरा, अलसी, ये सभी जो है क्या है रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर साथ में करते चलिएगा क्योंकि आपका सपोर्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह के सेशन लाने में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आगामी वे जनजातियां हैं जो रहती हैं। आगामी क्या है, एक जनजातियां है। ठीक है, जनजाति है जो कहाँ रहती है, कौन से राज्य में रहती है या केंद्र शासित प्रदेश में रहती है? अंडमान व निकोबार में, मिजोरम में, नागालैंड में या फिर राजस्थान में। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी नागालैंड में। ठीक है, इसके बारे में तथ्य देख लीजिए कि जो भी कुछ जनजाति हैं जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको नहीं जानते हैं आप सब, उनको यहाँ पे देखते हैं। अंडमान और निकोबार में सेंट लीज भी एक जनजाति है जो निवास करती है। मिजोरम में मिजो और लाकर, नागालैंड में अंगामी, नग्गा और कोन्यक। राजस्थान की बात करें तो भील, मीना और गढ़सिया, ये सभी क्या है जनजातियां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो है कौन से वर्ष शुरू किया गया था? 1954, 1948, 1946 या 1952? तो अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए। सही आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन बी 1948।
अधिक अनुपजाऊ अभियान जो है 1948 में शुरू हुआ था। इसके बारे में थोड़ा तथ्य को देख लेते हैं। अधिक अनुपजाऊ अभियान वर्ष 1948 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य जो था वो किसानों के लिए बेहतर तकनीकी व्यवस्था करना था ताकि उपज की मात्रा जो है उसे बढ़ाई जा सके, और यह अभियान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश? बिल्कुल आसान प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब इसका क्या रहेगा? 12वीं शताब्दी के शुरुआत में दिल्ली पर किसका शासन था? तो सही जवाब रहेगा तोमर वंश का। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। देखिए, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन हुआ करता था और अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। प्रतिहार और चौहानों की भांति तोमर भी विदेशी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य जो है वह संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य। कौन सा साहित्य है जो कि संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए तमिल साहित्य। देखिए, तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन जो है पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया था और संगम का जो महत्वपूर्ण कार्य होता था उन कवियों और लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। ठीक है, चलिए। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? चोल अभिलेख जो है उसके अकॉर्डिंग जैन सभाओं को दान में जो दिए जाने वाली भूमि थी उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन है बेलनावगई, सालाभोगा, पल्लिचातानम और ब्रह्मदेव। तो यहाँ पे सही आंसर इसका जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी पल्लिचादानम। ठीक है, पल्लिचादानम जो है वो चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को कहा जाता था। देखिए, चोल अभिलेखों के अनुसार अगर हम बात करें तो जो भूमि दान में दी जा रही थी तो वेलनावगाई जो होता था वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मदेव होता था ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। सालाभोगा होता था किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। और पलिछादानम जो होता था उज्जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहलाती थी। और देवदान ये जो था वो किसी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। और चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सिरुदन कहा जाता था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? कहने का मतलब है कि भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? अजंता की गुफाएं, उदयगिरी, मेहरगढ़ या भीमबेटका? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी भीमबेटका। भारत में नवपाषाण गुफा चित्रकारी जो है वह मध्य प्रदेश की भीमबेटका से मिली है। मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म, पत्तों और छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया और भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उसने वस्त्रों को रंगने की शुरुआत की थी या कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? भारत में सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था वह कब से कब तक था? 1421 से 1432 तक, 1451 से 1489 तक, 1489 से 1517 तक और 1517 से लेकर 1526 तक। कब तक सिकंदर लोदी का शासन काल जो है भारत में रहा था? तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी 1489 से 1517 तक। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक शासन किया और ये बहलोल लोदी का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम अगर हम देखें तो निजाम खां था और यह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिकंदर लोदी बैठा था दिल्ली की गद्दी पे तो किस उपाधि के साथ बैठा था, तो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से नवाजा गया था और उसी के बाद वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। वह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था और धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी
असहिष्णु था और गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी और जो क्वेश्चंस है आपके आने वाले पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट पार्ट।